जय हिंद दोस्तों। एसएससी के एग्ज़ाम को अब केवल मात्र 2-4 दिन ही बचे हुए हैं। अब इसमें हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो, लास्ट टाइम में प्रिपरेशन तो हो नहीं सकती है। लास्ट टाइम में चीज़ें केवल रिवाइज हो सकती हैं, केवल रिवाइज ही किया जा सकता है लास्ट टाइम में। बाकी चीज़ें लास्ट टाइम में नहीं हो सकती। तो रिवाइज किस तरीके से किया जाए? अब देखो, अब एक तरीका ये है कि अपन पूरे नोट्स पढ़ डालें, नोट्स पूरे, लेकिन नोट्स पूरे अभी हो नहीं पाएंगे। केवल जो चीज़ें हैं वो क्वेश्चन के थ्रू, क्वेश्चन के साथ चीज़ें की जा सकती हैं। तो मैं टेस्ट देख रहा था, तो उस टेस्ट में कुछ क्वेश्चन थे इस तरीके से। तो हम उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन है और कैसे क्वेश्चन है। तो उन्होंने 15 डे प्लान दिया हुआ है। अब देखते हैं अपन कि क्वेश्चन किस तरीके से हैं और कैसे काम करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, पेनिट्रेशन टेस्ट ऑफ कंक्रीट इज डन टू फाइंड, यानी कि पेनिट्रेशन टेस्ट कंक्रीट में जो होता है वो किस चीज़ को फाइंड करने के लिए होता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन ये है, मिनट, the penetration test of concrete is used to determine the compressive strength of concrete. In this test, the depth of penetration of standard needle or probe into concrete surface is measured. The depth of penetration is inversely related to strength of concrete. Deeper indicates lower strength and shallow indicates higher strength. और ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे यही थे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा इसमें क्या हो गया कि पेनिट्रेशन टेस्ट से हम लोग क्या मेजर करते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। उसके बाद फिर जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है ये इनवर्सली रिलेटेड रहता है। जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अगर डीप है, जैसे कि मान लो कि डीप, तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी कम। और अगर ये कम जा रहा है तो इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी। तो बस यही पॉइंट हम लोग को इसमें ध्यान रखने हैं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन ये है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स, यानी कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो सबसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं, 43 ग्रेड ओपीसी यूज्ड in making plain cement concrete and for plastering wall, brickwork mortar, precast item like tiles and cement pipes. दूसरा ऑप्शन, the setting time of 33 grade OPC is quicker when compared to 43 53 grade OPC cement. उसके बाद थर्ड ऑप्शन, for 33 grade OPC 7-day strength less than 22 Newton per mm square, 43 grade OPC 7-day strength लेस देन इक्वल टू नॉट लेस देन 33 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। अब इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन इसका ये दिया हुआ है कि देर आर 3 मेन ग्रेड्स ऑफ सीमेंट। सीमेंट के 3 मेन ग्रेड हैं, 33, 43, 53। तो 33 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इसके बारे में क्या है, 33 ग्रेड ऑफ सीमेंट मीन्स द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट आफ्टर 28 डे इज 33 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ये जनरली सबको पता है, हम लोगों ने जो पढ़ा है यही चीज़ें पढ़ी है। अगर किसी ने पढ़ा है तो उसको यही चीज़ें याद आती है कि हाँ चलो 33 ग्रेड है तो 33 जो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ये पता रहता है। इसके अंदर की चीज़ें भले सबको पता ना रहे। उसके बाद दिस ग्रेड ऑफ सीमेंट इज आउटडेटेड, नो वन हैज़ बीन यूजिंग इन रिसेंट टाइम। ये पहले
यूज़ किया जाता था, अभी कोई यूज़ नहीं करता है। 33 ग्रेड सीमेंट इज नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग मोर देन M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, क्योंकि M20 ग्रेड पहले बनाए जाते थे, अब M20 ग्रेड नहीं बनाए जाते हैं, इसलिए बने जाते हैं लेकिन बहुत कम। उसके बाद दिस टाइप ऑफ सीमेंट इज जनरली यूज फॉर बिल्डिंग कंपाउंड वॉल्स, पैरापेट वॉल एटसेट्रा, सिंपल स्ट्रक्चर के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद 43 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। 43 ग्रेड सीमेंट रिफर टू द सीमेंट दैट हैज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 43 न्यूटन, ये तो सही आपको पता है। इसके बाद की चीजें, कंक्रीट ग्रेड अप टू M30 ग्रेड कैन बी मेड यूजिंग 43 ग्रेड। अगर M30 से ऊपर अपन को बनाना है, ये M30 तक बनाना है M20 से, तो हम लोग यूज करेंगे 43 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का। दिस टाइप ऑफ सीमेंट यूज्ड इन मेकिंग प्लेन सीमेंट कंक्रीट फॉर प्लास्टरिंग वॉल्स, ब्रिकवर्क मोटार, प्रीकास्ट आइटम्स लाइक टाइल्स एंड सीमेंट पाइप्स। तो 43 ग्रेड का ऑप्शन देखो, 43 ग्रेड 43 ग्रेड ओपीसी इज यूज टू मेक प्लेन कंक्रीट, आ गया यहाँ पे। दिस टाइप ऑफ सीमेंट मेकिंग प्लेन कंक्रीट। उसके बाद प्लास्टरिंग वॉल, ब्रिकवर्क मोटार, प्रीकास्ट आइटम, टाइल्स पाइप्स। प्लास्टरिंग वॉल, ब्रिकवर्क मोटार, प्रीकास्ट लाइक टाइल्स, सीमेंट पाइप्स। ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट, यानी कि फर्स्ट हो गया ट्रू। ट्रू ट्रू ट्रू, ये वाला ऑप्शन हमारा कट हो गया। उसके बाद 53 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इसकी बात करते हैं। दिस इज हाई सीमेंट, दिस इज हाई ग्रेड सीमेंट that everyone can easily buy from the market. 53 grade cement refers to a cement that has compressive strength, ये तो सबको पता है। इसके बाद the setting time of cement is quicker when compared with 33 and 43 grade of concrete। अब देखते हैं ये वाला ऑप्शन देखो, सेटिंग टाइम 33 ग्रेड क्विकर बोल रहा है, किसके कंपैरिजन में 43 और 53, जबकि क्या है कि सेटिंग टाइम क्विकर किसका है 53 का, किसके कंपैरिजन में 33 और 43 के कंपैरिजन में, यानी कि ये ऑप्शन हो गया हमारा रॉन्ग। रॉन्ग किस में है, इसमें है। ये सब ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं, सीधा ऑप्शन हमारा ये ट्रू हो जाएगा। अगर एग्जाम में हमको अटेम्प्ट करना हो तो हम ऐसे अटेम्प्ट करेंगे। अब बात करते हैं सेकंड और थर्ड और फोर्थ पॉइंट की। उसके बाद एनी ग्रेड मोर देन M25 इजीली अचीवेबल यूजिंग M30 M53 ग्रेड ऑफ सीमेंट। 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट से हम लोग M25 के ऊपर भी स्ट्रेंथ आसानी से अचीव कर लेते हैं और M25 मिक्स आराम से बना सकते हैं। अब ये है IS कोड की रिकमेंडेशन, याद हो जाए अच्छी बात है, ना हो तो कम से कम 33 ग्रेड की तो हमको याद करनी है, ठीक है। अब देखो, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ न्यूटन पर mm स्क्वायर एट द एज ऑफ 3 डे 7 डे 28 डे, प्लस माइनस इसमें 1, इसमें प्लस माइनस 2, इसमें प्लस माइनस 4, ये ऐड हो जाता है। अब देखो, सबसे पहला है 33 ग्रेड के लिए, इसका ऑप्शन 3 डेज के लिए 16, 7 डे के लिए 22, 28 डेज के लिए 33। उसके बाद आता है 43, इसका 23, 33, 43। उसके अलावा हम लोग को ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, केवल मेन तो जो है 33 ग्रेड का है, बाकी दूसरे याद हो जाए तो अच्छी बात है। अब क्या पूछा है इसने, 33 ग्रेड ओपीसी 7 डे प्लस माइनस 2 आवर्स स्ट्रेंथ 20 लेस देन नॉट लेस देन इक्वल टू 22 न्यूटन पर एम स्क्वायर, है ना। अब 33 ग्रेड के लिए देखा जाए और 7 डे के लिए तो 22, ये हमारा बिल्कुल राइट है। और यही चीज़ अगर 43 ग्रेड के लिए 7 डे के लिए देखा जाए तो 43 के लिए 7 डे के लिए 33 है, ये भी सही है। वैसे तो ऑप्शन हमारा यहीं से हो गया था, लेकिन एडिशनल पॉइंट इस तरीके से हमको याद रखना है। तो 16 22 33, 16 22 33, ये हमको मेजरली याद रखना है। बाकी याद हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, हमेशा अगर कभी पेपर में आ जाता है तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि किस तरीके से हम लोग इन ऑप्शन को सिलेक्ट करें। तो चलो इस क्वेश्चन को पहले पढ़ देते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट: क्यूब स्ट्रेंथ, सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, मॉडुलस ऑफ रप्चर। उसके बाद व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दिस स्ट्रेंथ। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ा करना है कि सबसे कम, उसके बाद सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ। अब देखो इन्होंने एक्सप्लेनेशन क्या दिया है,
This term used to indicate paste from the addition of water, specified proportion of mixture of building material, fine aggregate, coarse aggregate and admixture required. ये तो मिक्स की बात कर दी। उसके बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टेस्टेड बाय preparing of mold different shape which may be either cubical and cylindrical, generally cube size ये इस तरीके से। द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सिलेंडर मोल्ड अप्रॉक्स 0.85 टाइम फ्रॉम क्यूबिकल मोल्ड। अब इससे अपन क्या अंदाजा लगाएं बताओ, ये एक्सप्लेनेशन किस तरीके से सही है? कोई तरीके से सही नहीं है, इसका कोई सिस्टम नहीं बनता है। इसमें क्या लिया हुआ है कि जो क्यूबिकल मोल्ड का स्ट्रेंथ है वो 0.80% होता है इसके सिलेंड्रिकल के, इस तरीके से। अब इसमें अगर चलो हम लोग देखें भी कि क्यूब स्ट्रेंथ ज़्यादा हुई किससे, हमारी सिलेंड्रिकल से, है ना। तो क्यूब और सिलेंडर अगर इन दोनों में ही अपन देखा तो क्यूब की ज़्यादा है सिलेंडर से, यानी कि एक नंबर बाद में आएगा। अब एक नंबर बाद में इसमें भी है, इसमें भी है, कंफ्यूज ऑप्शन में। चलो इनको तो अपन ने एलिमिनेट कर दिया, लेकिन इन दोनों में अपन क्या करेंगे फिर, अब बताओ। कोई एक्सप्लेनेशन बहुत बहुत गलत एक्सप्लेनेशन है। इसके लिए मैंने एक और एक्सप्लेनेशन देखा है, इसमें पूरी चीज़ें साफ साफ कवर करी है। इसको हम लोग पहले अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, अंडरस्टैंडिंग कंक्रीट स्ट्रेंथ्स। Concrete is a widely used construction material and its strength characteristics are fundamental to structural design. Various tests conducted to determine different type of concrete strength, each providing insight into how concrete performs under a specific loading condition. This detailed solution will clarify the type of strength mentioned in question, establish their typical increasing order. तो ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल 100% बहुत सही है, मुझे तो बहुत सही लगा। अब देखो, टाइप ऑफ कंक्रीट स्ट्रेंथ एक्सप्लेन्ड। सबसे पहले लेट्स एग्जामिन ईच टाइप ऑफ कंक्रीट स्ट्रेंथ लिस्टेड इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में कौन कौन से दिए हुए थे। सबसे पहले स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये क्या होता है? दिस स्ट्रेंथ मेजर द इनडायरेक्ट टेंसाइल कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट। देखो, दिस स्ट्रेंथ मेजर द इनडायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ indirect tensile capacity of concrete. It is determined by applying a compressive load along two opposite generators of cylindrical concrete specimen, which induce tensile stress perpendicular to the applied load, crushing to the cylinder to split. Concrete is inherently weak in tension, so split tensile strength significantly lower than its compressive strength. समझ में आया कुछ? मुझे समझ में अगर नहीं आया है तो मैं बता देता हूँ। देखो, ये बोल रहे हैं कि स्ट्रेंथ इनडायरेक्ट टेंसाइल कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट, जो स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ये इनडायरेक्ट टेंसाइल कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट है। जैसे कि कंक्रीट में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो होता है, लेकिन कुछ टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होता है, तो वो हम लोग स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ से निकाल लेते हैं। अब इसमें क्या रहते हैं कि दो इस तरीके से पॉइंट रहता है और ऊपर वर्टिकल लोड लगता है, तो इस तरीके से हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी निकालते हैं। अब ये तो टेंसाइल स्ट्रेंथ वैसे ही कम होती है, तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से हो गई कम। उसके बाद फिर ऑप्शन दूसरा अपन आते हैं मॉडुलस ऑफ रप्चर में। तो आल्सो नोन एज फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। द मॉडुलस ऑफ रप्चर मेजर द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग फोर्सेस। मॉडुलस ऑफ रप्चर से हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ भी मेजर करते हैं, लेकिन कब? जब इसमें बेंडिंग फोर्सेस हो जाती है, जब ये बेंड होने लग जाए तब। दिस टेस्ट इन्वॉल्व लोडिंग ऑफ कंक्रीट बीम typically at third point until fail in tension at bottom fiber. The modulus of rupture is generally higher than the direct split tensile strength. अब देखो, मॉडुलस ऑफ रप्चर ज़्यादा होता है स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ से, दोनों से टेंसाइल स्ट्रेंथ ही निकालते हैं, लेकिन ये ज़्यादा होता है। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द बीम। क्यों होता है? क्योंकि इसमें नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है बीम क्रॉस सेक्शन ड्यूरिंग बेंडिंग, क्योंकि बेंडिंग की वजह से इसमें जो है नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसमें बेंडिंग नहीं हो रहा था, इसलिए उसमें जो है यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। इसमें बेंडिंग हो रहा है तो इसमें नॉन
यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसलिए इसमें जो जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा निकल के आएगी। कॉमन एम्पेरिकल फार्मूला, ये सब चीज़ें दी हुई है। तो ये समझ में आ गया मॉडल्स ऑफ रप्चर ज़्यादा क्यों है स्प्लिट से, ये समझ में आ गया अपने को। अब इसके बाद अपन आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब देखो, वो तो हम लोगों ने देख लिया था। अब सिलेंडर स्ट्रेंथ, क्यूब स्ट्रेंथ, सिलेंडर स्ट्रेंथ। अब आ जाते हैं हम लोग, देखो हम लोगों ने दो स्ट्रेंथ देख लिए। पहले स्ट्रेंथ क्या था हमारा? पहले स्ट्रेंथ हमारा था स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ। पहला था स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ। उसके बाद हम लोगों ने देखा जो हमारा दूसरा वाला मॉडुलस ऑफ रप्चर। ये क्यों ज़्यादा है? बेंडिंग की वजह से। और ये क्यों कम है? क्योंकि इसमें केवल सिंपल टेंसाइल लोड आ रहे हैं। टेंसाइल इसमें भी आ रहा है लेकिन इसमें बेंडिंग भी हो रही है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने देख ली। अब आते हैं तीसरे सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ पे। अब सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ क्या है? दिस रिफर टू द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिटरमाइंड बाय टेस्टिंग स्टैंडर्ड सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन। सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन हम लोग यूज़ करेंगे इसमें जिसका डायमीटर होगा 150 और हाइट होगी 300 mm। इन मैनी कंट्रीज इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैपेसिटी, ये क्वालिटी कंट्रोल के लिए इसमें यूज होता है। उसके बाद क्यूब स्ट्रेंथ, दिस रिफर टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिटरमाइंड बाय टेस्टिंग स्टैंडर्ड क्यूब स्पेसिमेन। इसमें स्टैंडर्ड क्यूब लेते हैं 150 बाई 150 बाई 150 का। क्यूब स्ट्रेंथ इज कॉमनली यूज्ड इन कंट्रीज लाइक, ये इंडिकेटर कंट्रीज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो ये दो चीज़ें हम लोग को पता चल गई। अब कंपेयरिंग करते हैं कंक्रीट स्ट्रेंथ में हम लोग कि दोनों स्ट्रेंथों में क्या क्या फर्क है। देखो कंक्रीट के कौन कौन से स्ट्रेंथ होते हैं। टू अरेंज दिस कंक्रीट स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर essential to understand their typical relative magnitude. Concrete is considerably strong in compression than tensile or flexure, therefore the tensile flexure strength will be much lower than compressive strength. इसमें वो ज़्यादा कुछ बातें नहीं बताई है, ये बताया गया है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है टेंशन से, बस हो गया। अब देखो टेंसाइल वर्सेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। Both split tensile strength and modulus of rupture are measure of concrete tensile resistance and significantly lower than compressive strength of cylindrical and cube strength. ये बोल रहा है कि split tensile strength and modulus of rupture में टेंसाइल रेजिस्टेंस जो है हम लोग मेजर तो करते हैं, तो वही चीज़ें बता रहा है। उसके बाद स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ और मॉडुलस ऑफ रप्चर की बात करते हैं। द मॉडुलस ऑफ रप्चर इज टिपिकली ग्रेटर देन split tensile strength test. This attribute the stress gradient flexure testing to the entire cross section does not experience maximum tensile strength. This modulus of rupture can be approximately 1.2 to 1.5 times the split tensile strength. अगर पूछा जाए कि मॉडुलस ऑफ रप्चर कितना ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब होता है, तो 1.2 टू 1.5 टाइम्स ज़्यादा होता है। अब सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ वर्सेस क्यूब स्ट्रेंथ की बात करते हैं। फॉर द सेम कंक्रीट मिक्स एंड क्यूरिंग कंडीशन, सिलेंडर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ for the same concrete mix curing condition, the cylindrical compressive strength is generally lower than the cube compressive strength. This difference is mainly due to end restraint condition during the testing and the specimen geometry. The common conversion factor indicates that cylinder strength is about 80% to 85% of cube strength. तो ये बता रहा है कि जो सिलेंडर हो गया और क्यूब हो गया, इन दोनों में
फॉर द सेम कंक्रीट मिक्स, अगर सेम कंक्रीट मिक्स रखा जाए और क्यूरिंग कंडीशन भी सेम रखा जाए, द सिलेंडर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज जनरली लोअर। इसका लोअर क्यों आता है? क्योंकि डिफरेंस मेनली ड्यू टू एंड रेस्ट्रेंथ कंडीशन, जो एंड रेस्ट्रेंथ कंडीशन जो होती है उसकी वजह से, और ड्यूरिंग द टेस्टिंग स्पेसिमेन ज्योमेट्री, और इसकी ज्योमेट्री की वजह से, इसकी जैसी ज्योमेट्री ये है, इसकी ज्योमेट्री इस तरीके से, तो इसकी ज्योमेट्री और जो एंड कंडीशन जो होती है अपनी एंड रिस्ट्रेंट, उनकी वजह से आता है। तो सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ जो है ये होता है हमारा क्यूब स्ट्रेंथ का 80 to 85%। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो क्वेश्चन बोला था उसके हिसाब से देखा जाए तो देखो, बेस्ड ऑन टिपिकली हायरार्की ऑफ दिस कंक्रीट स्ट्रेंथ वी कैन स्टेब्लिश फॉलोइंग इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे लोएस्ट स्ट्रेंथ किसकी होगी? स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट की। इट इज वीकेस्ट प्रॉपर्टी एज कंक्रीट हैव वेरी लिमिटेड रेजिस्टेंस टू डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ फोर्स। बहुत बहुत लिमिटेड रेजिस्टेंस होता है टेंसाइल फोर्स को लेने के लिए। उसके बाद आता है मॉडल्स ऑफ रप्चर। While still tensile strength, it is typically higher than the split tensile strength due to nature of flexure test. उसके बाद थर्ड में आता है सिलेंडर टेस्ट। इट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ विच इज मच ग्रेटर देन टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाउएवर इट इज जनरली लोअर देन द क्यूब स्ट्रेंथ। तो ये ज़्यादा तो होता है लेकिन क्यूब से ज़्यादा नहीं होता है। उसके बाद हाईएस्ट स्ट्रेंथ क्यूब होता है, रिप्रेजेंट द हाईएस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अमंग ऑप्शन प्रोवाइडेड टू मेकिंग स्ट्रॉन्गेस्ट। तो देखो, सबसे कम इसका, उससे ज़्यादा इसका, उससे ज़्यादा इसका, उससे ज़्यादा इसका। तो ये एक्सप्लेनेशन मुझे बिल्कुल सही लगा। उनका एक्सप्लेनेशन थोड़ा बेकार था। देखो, और एग्जाम में तो अपने कांस्टेंट ही करना है, तो उसके हिसाब से स्प्लिट टेंसाइल जो है, इनडायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, ये सबसे कम है। उसके बाद मॉडुलस ऑफ रप्चर उससे थोड़ा ज़्यादा है। उसके बाद सिलेंडर उससे ज़्यादा है, क्यूब सबसे ज़्यादा है। तो ये हो गया एक तरीके से। तो ये, अब देखो, उसमें ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा था लेकिन इसमें अपन को ऑप्शन बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन कैसे है? सबसे पहला, सबसे कम जो है, सबसे कम आएगा स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ। उसके बाद दूसरा किस में आएगा? दूसरा आएगा मॉडुलस ऑफ रप्चर। उसके बाद किस में आएगा? सिलेंडर में। उसके बाद किस में आएगा? क्यूब में। अब स्प्लिट कौन से नंबर में है? स्प्लिट है तीसरे नंबर में, तो तीसरा ये हो गया। मॉडुलस ऑफ रेजिस्टेंस, मॉडुलस ऑफ रप्चर ये आ गया 4 में। उसका सिलेंडर ये आ गया 2 में, 1 में, 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन राइट। इस तरीके से कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तो कोई भी ऑप्शन हमारे नहीं चुकेंगे। अब उसके बाद आ जाते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन में। इसमें दिया हुआ है मैच ऑफ द फॉलोइंग है, जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है उसका एप्लीकेशन क्या है? सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट है उसका एप्लीकेशन क्या है? रिफ्रैक्टरी कंक्रीट लोहित सीमेंट, इनका एप्लीकेशन क्या है? तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, तो करेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है? सेट्स एंड हार्डन्स क्विकली, ये बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है। गेनिंग स्ट्रेंथ फास्टर देन रेगुलर सीमेंट। एप्लीकेशन सुटेबल फॉर सिचुएशन वेयर अर्ली स्ट्रेंथ इज नीडेड, क्योंकि बहुत जल्दी सेट हो जाता है इसलिए अर्ली स्ट्रेंथ अगर चाहिए तो हम इसको यूज करते हैं। सच एज कोल्ड वेदर कंक्रीट रिड्यूस्ड द क्यूरिंग टाइम, है ना, ये क्यूरिंग टाइम कम करता है और जल्दी से सेट हो जाता है। तो रैपिड हार्डनिंग ये हुआ। अब ये कहाँ यूज कर सकते हैं अपन? इलेक्ट्रिक फर्नेस ये तो नहीं कर सकते, डैम में नहीं कर सकते। कोल्ड वेदर कंक्रीट अभी हमने पढ़ा, इसका ऑप्शन ये हो गया। तो पहले का हो गया सी, पहले के सी, ये ऑप्शन खत्म। उसके बाद फिर आते हैं सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट में। अब सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट की बात करें तो करेक्टर्स हाई रेजिस्टेंट टू सल्फेट अटैक। सल्फेट है तो सल्फेट से ही बचाएगा। उसके बाद फिर एप्लीकेशन क्या है? आइडियल इन्वायरमेंट एक्सपोज टू हाई लेवल ऑफ सल्फेट, जहाँ पे हाई लेवल सल्फेट से एक्सपोज हो रहा है, जैसे मरीन कंडीशन, प्लेसेस वेयर सल्फेट रिच सॉइल, जहाँ सल्फेट रिच सॉइल हो और मरीन कंडीशन में होता है। अब मरीन कंडीशन ये वाला ऑप्शन हो गया, यानी कि सेकंड का हो गया हमारा डी। अब सेकंड का डी, ये ऑप्शन खत्म। ये दो ऑप्शन में हमको एलिमिनेट करना है। उसके बाद आते हैं थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन है रिफ्रैक्टरी कंक्रीट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर विदाउट ब्रेकिंग डाउन। बहुत हाई टेम्परेचर में इसको यूज कर सकते हैं। यूज इन कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर सच एज इलेक्ट्रिक फर्नेस में। इलेक्ट्रिक फर्नेस में रिफ्रैक्टरी कंक्रीट हम लोग यूज करते हैं।
तो थ्री का हो गया ए, थ्री का हो गया ए। ऑप्शन तो ये राइट हो गया, लेकिन हम चौथा ऑप्शन भी देखेंगे। लो हीट सीमेंट। लो हीट सीमेंट क्या है? प्रोडक्ट लेस्ट हीट ड्यूरिंग हाइड्रेशन। ये बहुत कम हीट जनरेट करता है। रिड्यूस द रिस्क ऑफ थर्मल क्रैकिंग, जिससे थर्मल क्रैकिंग नहीं होती। तो इसको हम लोग कहाँ यूज करेंगे? सुटेबल फॉर लार्ज स्केल कंक्रीट वर्क्स वेयर हीट जनरेशन कुड बी प्रॉब्लमेटिक। ऐसी जगह करेंगे जहाँ पे हीट थोड़ा सा भी जनरेट हुआ और क्रैक अगर आए तो हमारे लिए बहुत दिक्कत का काम हो जाएगा। सच एज कंडीशन ऑफ मैसिव डैम, मैसिव डैम वगैरह में इसका यूज हम लोग करते हैं। तो मैसिव डैम्स में इसका यूज करते हैं लोहित सीमेंट का। ये ऑप्शन हमारे करेक्ट हो गए। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये है, हायर वाटर सीमेंट रेशियो कंक्रीट रिजल्ट। अगर वाटर सीमेंट रेशियो हम लोग बढ़ा देते हैं तो क्या होगा? तो एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सीमेंट। तो वाटर सीमेंट रिलेशन जो है, तो इसमें हम लोग वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सीमेंट लेते हैं, है ना। द रेशियो ऑफ वाटर सीमेंट इज जनरली लाइंग बिटवीन 0.35 to 0.65। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको ध्यान रखना है। इफेक्ट ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ कंक्रीट। क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं? वाटर सीमेंट रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ के। अगर वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ कम। इन वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीजेस स्ट्रेंथ डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। ये समझ पाएंगे। रिलेटेड टू वर्केबिलिटी, बिकॉज ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीजेस द कंक्रीट बेटर। अगर वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज कर जाता है तो कंक्रीट हमारा वेट हो जाएगा। एंड मोर कंसिस्टेंट कैन बी प्लेस्ड इजीली। और वेटर होने की वजह से, यानी गीला होने की वजह से, इसको हम लोग जो है आसानी से कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। द अबव फिगर शो द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इट्स पीक व्हेन वाटर सीमेंट रेशियो इज लो। वाटर सीमेंट रेशियो लो है तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है जैसे 3.5 से 6.5 के बीच में होती है। तो यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पीक पे है। बट वाटर सीमेंट रेशियो इज इंक्रीजिंग, द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज लो। टू मच वाटर रिजल्ट द सेग्रीगेशन एंड सेंड एग्रीगेट टू द सीमेंट पेस्ट। तो देखो, water that not consume the hydration which may leave concrete as hard, resulting from bleeding that will reduce the final strength of concrete। अगर वाटर ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा तो उससे ब्लीडिंग वगैरह की समस्या हो सकती है, जो हमारे फाइनल स्ट्रेंथ को कम करती है। अ मिक्स टू मच वाटर विल एक्सपीरियंस मोर श्रिंकेज एज एक्सेस वाटर लीव्स। अगर ज़्यादा वाटर हो जाता है तो श्रिंकेज को, जो मिक्स है उसमें श्रिंकेज हो जाएंगे, रिजल्टिंग फ्रॉम इंटरनल क्रैक, जिससे इंटरनल क्रैक हो सकते हैं और विजुअल फ्रैक्चर्स ये भी हो सकते हैं इनको, विच रिड्यूस द फाइनल स्ट्रेंथ को कम कर देगा। देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वाटर सीमेंट रेशियो एंड वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। जो वाटर सीमेंट रेशियो और वर्केबिलिटी में डायरेक्ट रिलेशन होता है। बिकॉज ऑफ वाटर कंटेंट इंक्रीजेस द फ्लूडिटी ऑफ मिक्स इंक्रीजेस, सो वर्केबिलिटी इंक्रीजेस। तो अगर जैसे वाटर सीमेंट रेशियो हम लोग बढ़ाते हैं तो वाटर सीमेंट कंटेंट अगर बढ़ता है तो फ्लूडिटी ऑफ मिक्स इंक्रीजेस, यानी कि थोड़ा सा उसका पतलापन बढ़ेगा, जिससे वर्केबिलिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो, अब वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीजेस रिजल्ट इन, क्वेश्चन के हिसाब से अपन चलते हैं। हायर वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीजेस, हायर वाटर सीमेंट रेशियो इन कंक्रीट रिजल्ट इन। हायर वाटर सीमेंट रेशियो से क्या होगा? तो ये हो जाएगा, वर्केबिलिटी इसकी बढ़ जाती है तो बेटर बेटर वर्केबिलिटी तो बढ़ जाती है ना। लेस तो नहीं है, लेस तो नहीं है, बेटर वर्केबिलिटी हो जाती है। लेकिन मिक्स क्या है? स्ट्रॉन्ग मिक्स है कि वीक मिक्स है? तो ये क्या करता है कि जो हमारा ऑप्शन में यहाँ पे दिया था
वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीजेज और वर्केबिलिटी क्या होती है, कम होती है, यानी कि बेटर वर्केबल तो है लेकिन ये मिक्स वीक मिक्स बनेगा। तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोर्टलैंड पोचोलोना सीमेंट एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सा करेक्टरिस्टिक्स नहीं है पोर्टलैंड पोचोलोना सीमेंट का, पीपीसी का, एज कम्पेयर टू ओपीसी। अब देखो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पोर्टलैंड पोचोलोना सीमेंट contains pozzolanic materials like fly ash, volcanic ash, which react slowly with lime released during cement hydration. Therefore, the rate of development of early strength is lower than of OPC, है ना। However, PPC gain higher ultimate strength over the longer period has several advantage। लॉन्गर पीरियड में अल्टीमेट स्ट्रेंथ ये गेन कर लेता है। इसके क्या क्या एडवांटेज है? पहला, लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये होता है। इम्प्रूव रेजिस्टेंस टू सल्फर अटैक एंड क्लोराइड अटैक, ये इसका जो है एडवांटेज है। रिड्यूस लीचिंग, लीचिंग को कम करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वजह से, एंड मेकिंग आइडियल हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। अब देखो, अब इसमें कौन सा करेक्टरिस्टिक्स नहीं है ये बोला है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अर्ली स्ट्रेंथ विद इन 7 डे। अब इसमें क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अर्ली स्ट्रेंथ इज लोअर देन, है ना। अब ये क्या बोल रहे हैं, विद इन 7 डे रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अर्ली स्ट्रेंथ विद इन 7 डे। 7 डे विद इन 7 डे नहीं होता है, ये लोअर देन होता है। तो ये हो गया हमारा गलत। उसके बाद फिर इट रिड्यूसेस द लीचिंग ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हेन इट यूज हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल सही है। उसके बाद ऑफर ग्रेटर रेजिस्टेंस टू अटैक एग्रेसिव वाटर्स। उसके बाद फिर रिड्यूस लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, तो लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन बिल्कुल ये देता है, लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ग्रेटर रेजिस्टेंस टू अटैक एग्रेसिव वाटर्स, तो एग्रेसिव वाटर से रेजिस्टेंस देता है, क्योंकि ये देखो इंप्रूव रेजिस्टेंस टू सल्फेट एंड क्लोराइड अटैक्स, ये दिया हुआ साफ साफ, यानी कि ये ऑप्शन हमारा हो गया गलत। उसके बाद आते हैं हम लोग हमारे 7वें नंबर के क्वेश्चन में। Which of the following law state that compressive strength of hardened concrete is inversely proportional to water cement ratio when the concrete mix of workable consistency? तो ऐसा कौन सा लॉ है? एवोगाड्रो लॉ है, कूलॉम्ब्स लॉ है, आर्किमिडीज लॉ है, अब एब्राम्स लॉ है। तो एब्राम्स लॉ और इसको ही बोलते हैं एब्राम्स वाटर सीमेंट रेशियो लॉ is a concept of civil engineering. The law states the strength of concrete mix is inversely related to strength of concrete mix is inversely related to the the mass ratio of the mass ratio of water to cement as the water content increases strength of concrete decreases। अब इसमें क्या पूछा था, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ hardened concrete is inversely proportional to water strength, वाटर सीमेंट रेशियो। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ज़्यादातर हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही मानते हैं। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट रेशियो, इनवर्सली रिलेटेड टू वाटर सीमेंट रेशियो, ये होता है एब्राम्स लॉ। तो ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर। बाकी ये इसके ग्राफ वगैरह दिया हुआ है, तो इससे हमको ज़्यादा मतलब नहीं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। अकॉर्डिंग टू IS 12269 2013, insoluble residue OPC 53 ग्रेड सीमेंट shall not be greater than by mass। तो ये एक चीज़ हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है, हल्का फुल्का एक दो बार देख लेंगे, अगर आ जाता है एग्जाम में तो हम लोग ऑप्शन के हिसाब से कर लेंगे। तो देखो, जो रिक्वायरमेंट कितनी होती है, रेशियो परसेंटेज ऑफ लाइम परसेंटेज ऑफ सिलिका एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड व्हेन कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला, इसका जो रिक्वायरमेंट है ये कितना होना चाहिए इस फार्मूले का, तो ये होना चाहिए 0.80 से 1.02। उसके बाद
रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना टू दैट ऑफ आयरन ऑक्साइड, ये मिनिमम कितना होना चाहिए, एल्यूमिना से आयरन ऑक्साइड के बीच होना चाहिए 0.66। अब ये का यहाँ पे क्या पूछा है, इनसॉल्युबल रेसिड्यू। तो इनसॉल्युबल रेसिड्यू परसेंट बाय मास, ये कितना होता है, 4% के आसपास होता है, 4% इसका करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद मैग्नीशिया कितना होता है, 6%। टोटल सल्फर कंटेंट कैलकुलेटेड बाय सल्फ्यूरिक एनीहाइड्राइड परसेंट, तो जो सल्फर कंटेंट है 3.5%। लॉस ऑफ इग्निशन परसेंट बाई मास, लॉस ऑफ इग्निशन कितना होता है, 4। क्लोराइड कंटेंट 0.1, एल्कली कंटेंट 0.05। तो इन चीज़ को हल्का का ध्यान रखना है हम लोग को, ताकि एक दो बार में देखने में क्लिक हो जाए तो ये बन जाते हैं, क्योंकि कोडिंग वाली चीज़ें हैं, याद नहीं हो पाती हैं ज़्यादा चीज़ें। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। इफ द क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट वर्क is 35 meter cube. Quantity of concrete work कितना है, 35 meter cube. Then how many samples should be tested of concrete work according to code 456/2000, है ना। अब देखो क्वांटिटी ऑफ वर्क कितना है, 35 मीटर क्यूब। तो इसके लिए क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज कॉमनली कंसिडर्ड इट्स मोर वैल्यूबल प्रॉपर्टी although many particle causes cases other characteristics such as durability permeability may in fact is more important. However, the strength of concrete almost invariably vital element structural design and is specified for completion purpose। तो इसका ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही दिया हुआ है कि जो मोर वैल्यूबल जो करेक्टरिस्टिक्स है, ड्यूरेबिलिटी परमेबिलिटी ये सब होती है, ये सारी चीज़ें बताया है। लेकिन हमको अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस क्वेश्चन के हिसाब से वो देखना ये है, फ्रीक्वेंसी जो पूछा हुआ है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग कंक्रीट ईच ग्रेड सेल बी अकॉर्डेंस टू द फॉलोइंग। अगर देखो क्वांटिटी ऑफ वर्क अगर हमारा 1 से लेके 5 मीटर क्यूब है तो सैंपल हम लोग लेंगे 1, 6 से 15 है तो 2, 16 से 30 है तो 3, 31 से 50 है तो 4, और ग्रेटर देन 50 है तो 4 लेना है, और हर बार जो 50 एक्स्ट्रा होगा उसके लिए +1 लेना है। अब इसमें क्या बोला है, 35, 35 किसके बीच में आ गया, इसके, तो 4 हो गया इसका राइट आंसर। तो इस तरीके से हम लोग को ध्यान रख लेना है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से इसको याद रखना है। और ये सीरियल हम लोग को याद रखना है कि 1 से 5, 6 से 15, 16 से 30, उसके बाद 31 से 50, उसके बाद ग्रेटर देन 50, और हर 50 में +1 लेते जाना है। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन का ये है, अरेंज द स्टेप्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट है इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना है। पहला है ब्लेंडिंग द मटेरियल इन करेक्ट प्रोपोर्शन, उसके बाद ग्रेडिंग द क्लिंकर एंड जिप्सम, क्रशिंग एंड ग्रेडिंग रॉ मटेरियल, बर्निंग एंड प्रिपेयर्ड मिक्स के। तो देखो देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट मैन्युफैक्चर करने के लिए 4 स्टेजेस हैं, 4 स्टेज हैं। पहला स्टेज क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, क्रशिंग करना है और ग्राइंडिंग करना है। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करना है, तो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग वाला ये आ गया हमारा फर्स्ट। उसके बाद फिर ब्लेंडिंग द मटेरियल्स इन द करेक्ट प्रोपोर्शन, उसके बाद ब्लेंडिंग करना है इसको करेक्ट प्रोपोर्शन में। तो ये क्या हमारा दूसरा। उसके बाद क्या करना है, बर्निंग द प्रिपेयर्ड मिक्स इन क्लिन। बर्निंग द प्रिपेयर्ड मिक्स इन क्लिन। उसके बाद हम लोगों को प्रिपेयर्ड मिक्स को बर्न करना है क्लीन में। उसके बाद ग्राइंडिंग द बर्न प्रोडक्ट नोन एज क्लिंकर। तो उसके बाद फिर हमको ग्राइंडिंग करना है बर्न प्रोडक्ट का, जिसको बोलते हैं हम लोग क्लिंकर एंड जिप्सम, जिसको बोलते हैं क्लिंकर, आल्सो नोन एज क्लिंकर, जिसमें 5% ऑफ जिप्सम मिलाते हैं। तो एसएससी में एक बार ये क्वेश्चन भी आया था कि जिप्सम कितना मिलाते हैं, तो 5% मिलाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ से ली गई थी। उसके बाद फिर एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन उन्होंने दे दिया है, और ये 5% क्यों मिलाते हैं, क्योंकि सेटिंग टाइम को कंट्रोल करता है, थोड़ा कम कर देता है। द 3 प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर आर नोन एज वेट, ड्राई एंड सेमी ड्राई प्रोसेस, and are so termed when raw material are ground wet and fed to clean as a slurry, ground dry as fed in dry powder, or ground dry then moist from noodles nodules that are fed to the clean।
यानी कुल मिला के ये बोल रहा है कि देखो 4 प्रोसेस तो ये सब में होते हैं, लेकिन कब इसको इसको वैड भी बोल कब इसको वैड बोलना है, कब इसको ट्राई बोलना है, कब इसको सेमी ट्राई बोलना है, इन चीज को ये बता रहा है कि जब ग्राउंड वेट रहेगा और स्लरी के फॉर्म में रहेगा तो हम इसको वेट बोल देंगे, ग्राउंड ड्राई रहेगा और ड्राई पाउडर के रूप में रहेगा तो हम इसको ड्राई बोल देंगे, ड्राई प्रोसेस। उसके बाद ग्राउंड ड्राई एंड देन जिसमें थोड़ा मॉइस्चर रहेगा फॉर्म नोड्यूल्स, तो हम इसको सेमी ड्राई बोल देंगे। तो इस तरीके से ये तीनों प्रोसेस हो जाएंगे। प्रोसेस यही रहता है, लेकिन कब इसको ड्राई, कब इसको वेट, कब इसको सेमी ड्राई बोलना है, ये चीज़ है। तो ये 10 क्वेश्चन हम लोगों ने देख ली, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। इन्होंने 15 सेट दिए हैं 15 दिन के हिसाब से। तो हम लोग आज इनका एक और सेट है, उसको भी कुछ टाइम के बाद देखेंगे और उसके क्वेश्चन भी देखते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन कैसा है, और कोशिश करेंगे कि एक फुल लेंथ टेस्ट है उसके 10 या 20 क्वेश्चन हम लोग इसी तरीके से देखें एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में। ओके।